दोस्तों एनसीईआरटी क्लास 10th के अम्ल, क्षार और लवण के पिछले वीडियो में हमने लगभग आधा टॉपिक्स को क्लियर कर लिया था और आज के इस वीडियो में हम इसके कंप्लीट टॉपिक्स को क्लियर करने वाले हैं। यानी कि 2 वीडियो मिलाकर आपका ये जो चैप्टर है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप इन दोनों ही वीडियोज़ को देख लेते हो तो ये जो चैप्टर है आपका कॉन्सेप्ट सारा क्लियर हो जाएगा और सारे क्वेश्चंस का आप जवाब दे पाएंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला टॉपिक है पीएच स्केल। अगर बात करें पीएच स्केल की तो पीएच का फुल फॉर्म होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। डेफिनेशन की बात करें तो विलियन में H+ आयन की सांद्रता ज्ञात करने का जो स्केल होता है उसे ही हम पीएच स्केल कहते हैं। यानी कि किसी भी विलियन में H+ आयन की मात्रा कितनी है इसे ज्ञात करने के लिए हम लोग पीएच स्केल का इस्तेमाल करते हैं। इसका जो रेंज होता है, इसका जो परिसर होता है, आप देख सकते हैं 0 से लेकर 14 तक होता है। यहाँ पे आपको बीच में 7 देखने को मिल जाता है। तो जिस किसी भी पदार्थ का पीएच मान 7 होगा तो वो एक उदासीन पदार्थ होता है और उसका पीएच मान कितना होता है 7। उदाहरण के लिए जल का पीएच मान कितना होता है 7 होता है। तो ना ये पीने में खट्टा लगता है, ना ये स्वाद में मीठा होता है, ना ये स्वाद में कड़वा होता है, क्योंकि पानी एक टेस्टलेस, कलरलेस और ऑर्डरलेस लिक्विड है। इसलिए इसका पीएच मान कितना होता है 7 होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जिसका पीएच मान 7 से कम हो उसकी प्रकृति कैसी होगी, अम्लीय होगी, यानी कि वो स्वाद में खट्टा होगा। जिसका पीएच मान 7 होगा वो प्रकृति में उदासीन होगा, यानी कि वो ना तो खट्टा होगा ना ही वो कड़वा होगा। अगर बात करें पीएच मान 7 से अधिक की तो इसकी प्रकृति जो है वो क्षारकीय होगी, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। गोल्डन रूल, किसी भी पदार्थ में H+ आयन जितने अधिक होंगे पीएच का मान उतना ही कम होगा। उसमें पीएच का मान क्या होगा, उतना ही कम होगा। आई होप ये सारे पॉइंट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दैनिक जीवन में पीएच का महत्व, यानी कि हमारे डे टू डे लाइफ में पीएच का क्या महत्व है वो हम जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले अगर बात करें पाचन तंत्र की तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पेट HCl अम्ल बनाता है। अपच होने पर एंटासिड जिसका पीएच मान 7 से अधिक होता है उसका उपयोग हम लोग करते हैं। मान लीजिए कुछ ऐसा हम लोग खा लेते हैं जिसकी वजह से हमारे पेट में अधिक से अधिक अम्ल प्रोड्यूस होता है, जिसके कारण हमें कई तरह की प्रॉब्लम्स आती है। तो इसे दूर करने के लिए हम कुछ ऐसी दवाइयों का सेवन करते हैं जिसका पीएच मान 7 से अधिक होता है, जैसे कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। इसका इस्तेमाल करने से हमारा क्या होता है, इसका पीएच मान 7 से अधिक होता है और हमारे पेट में अधिक अम्ल उत्पन्न हुआ है तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं और हमारा जो पेट का कंडीशन है वो अच्छा हो जाता है। तो हम देख सकते हैं कि दैनिक जीवन में भी हमारा पीएच का काफ़ी इंपॉर्टेंस है। अगला हम देख लेते हैं दंत क्षय, जिसे हम लोग डेंटिसिटी भी कहते हैं। मुंह का पीएच मान अगर 5.5 से कम हो जाता है तो हमारा जो दांत का बाहरी लेयर है जिसे हम लोग इनेमल कहते हैं वो डिके होना शुरू हो जाता है, उसका क्षय होना शुरू हो जाता है। इसी चीज़ को हम लोग दंत क्षय कहते हैं और इंग्लिश में डेंटिसिटी कहते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मुंह का पीएच मान 5.5 से कम होने पर दांत का जो इनेमल है वो खराब होने लगता है और इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, दंत क्षय कहते हैं। तो हम लोग इसे कैसे बच सकते हैं, क्षारकीय टूथपेस्ट का अगर इस्तेमाल करते हैं तो इससे हम लोग बच सकते हैं। और दांत के एक्सटर्नल लेयर में हमारा इनेमल होता है, उसी की वजह से दांत को सुरक्षा मिलती है। कई तरह के पदार्थ हम खाते हैं, कभी ठंडा खा लेते हैं, कभी गर्म खा लेते हैं, कभी कड़वा चीज़ खा लेते हैं, तो इन सब से हमें इनेमल ही बचाने का काम करता है। इसलिए दांत के इनेमल को प्रोटेक्ट करने के लिए हमें इस तरह के उपाय करने चाहिए, क्षारकीय टूथपेस्ट का इस्तेमाल करना चाहिए अगर हमें दंत क्षय जैसी समस्या देखने को मिलती है तो। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। मिट्टी, अच्छी फसल के लिए मिट्टी का पीएच संतुलित होना चाहिए। अम्लीय मिट्टी में किसान चूना मिलाते हैं और चूना का जो पीएच मान होता है वो 7 से अधिक होता है, वो क्षारकीय प्रकृति का होता है। तो मिट्टी के पीएच मान को बैलेंस करने के लिए जब मिट्टी की प्रकृति अम्लीय होने लग जाती है तो उसमें चूना मिलाया जाता है ताकि इसकी प्रकृति को मेंटेन किया जा सके और अधिक से अधिक फसलों का उत्पादन किया जा सके। अगला पॉइंट आप देख सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि अम्लीय वर्षा क्या होता है। तो आंसर आप देख सकते हैं कि वर्षा जल का पीएच मान जब 5.6 से कम होने पर जलीय जीवों को खतरा होता है। तो इस स्थिति को हम क्या कहते हैं, अम्लीय वर्षा कहते हैं। जब आपसे पूछा जाए कि अम्लीय वर्षा, जिसे हम लोग इंग्लिश में एसिड रेन कहते हैं, क्या होता है अम्लीय वर्षा, तो आंसर में आप लिखेंगे कि जब वर्षा के जल का पीएच मान 5.6 या उससे कम हो जाता है तो इस स्थिति को हम लोग कहते हैं अम्लीय वर्षा। तो आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को आप उठाकर देख सकते हैं। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। किसी भी तरह का डाउट है तो आप हमें कमेंट में लिख के पूछ सकते हैं, मैं उसको वहाँ पर रिप्लाई दे दूंगा या फिर एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। अगला टॉपिक है प्रकृति द्वारा उदासीनीकरण। यहाँ पे हम देखेंगे कि मधुमक्खी का डंक। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है। तो हम सभी जानते हैं कि जब अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करते हैं तो लवण और जल प्रदान करते हैं। इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया।
तो हमारे दैनिक जीवन में इसका क्या एग्जाम्पल देखने को मिलता है? मधुमक्खी का डंक, इसमें क्या होता है? मेथनोइक अम्ल होता है। जब हमें मधुमक्खी काटती है तो हमारे बॉडी में ये मेथनोइक अम्ल की कुछ मात्रा छोड़ देती है, जिससे काफ़ी ज़्यादा जलन महसूस होता है। और इससे बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं? इससे बचने के लिए हम लोग डंक जहाँ पे मारा गया वहाँ पे बेकिंग सोडा यानी कि दुर्बल क्षारक को रगड़ते हैं, तो हमें आराम मिलता है। क्योंकि मेथनोइक अम्ल की जो प्रकृति होती है वो अम्लीय होती है, और जब हम इसमें दुर्बल क्षार मिलाते हैं तो ऐसी स्थिति में एक दूसरे के प्रभाव को ये कैंसिल कर देता है और हमें आराम मिलता है। दूसरा एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कि नेटल का पौधा, इसके चुभने वाले बालों में भी मेथनोइक अम्ल होता है, और इससे हम लोग कैसे बच सकते हैं? यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जंगल में नेटल के पास ही डॉग का पौधा उगता है, और इसकी जो प्रकृति होती है वो क्षारीय होती है, और इसे रगड़ने से दर्द खत्म हो जाता है या फिर दर्द से आराम मिलता है। तो अम्ल और क्षार आपस में रिएक्शन करके क्या करते हैं? दोनों के प्रभाव को निष्क्रिय कर देते हैं, और ऐसी स्थिति में हमें क्या देखने को मिलता है? हमारे शरीर को आराम मिलता है, इसके प्रभाव से छुटकारा मिलता है। तो जब कभी भी आपको अगर कभी मधुमक्खी काटे तो आप वहाँ पे दुर्बल क्षारक इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि बेकिंग सोडा, जिसका डिस्कशन हम लोग आगे करेंगे। तो इसकी सहायता से तो आपको इसके डंक से राहत मिल सकता है जब भी आपकी बॉडी में कोई पेन हो। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम देख लेते हैं लवणों का परिवार, फैमिली ऑफ सॉल्ट्स एंड देयर पीएच। लवण किसे कहते हैं? अम्ल और क्षारक की उदासीनीकरण अभिक्रिया का परिणाम है। हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है। तो हमने जाना था कि अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं, जिसे इंग्लिश में न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहते हैं। तो लवणों की प्रकृति कैसी होती है, चलिए जानने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्रबल अम्ल और प्रबल क्षारक आपस में मिलकर क्या बना रहे हैं? उदासीन लवण बना रहे हैं, जिसका पीएच मान लगभग 7 है, और इसका एग्जाम्पल हम देख सकते हैं कि सोडियम क्लोराइड है। दूसरा आप देख सकते हैं कि अगर प्रबल अम्ल मिलाते हैं और दुर्बल क्षारक मिलाते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? अम्लीय लवण प्राप्त होता है, जिसका पीएच मान जो है वो 7 से कम होता है, जिसका एग्जाम्पल आप देख सकते हैं अमोनियम क्लोराइड, NH4Cl को हम लोग क्या कहते हैं? अमोनियम क्लोराइड। और इसका यहाँ पे आप डायग्राम भी देख सकते हैं कि किसका पलड़ा भारी है। अगला आप देख सकते हैं कि दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षारक अगर आपस में मिलाते हैं तो हमें क्षारकीय लवण प्राप्त होता है, जिसका पीएच मान जो है वो 7 से अधिक होता है, और इसका एग्जाम्पल है सोडियम कार्बोनेट। तो इस तरह से आप याद कर लेंगे कि प्रबल अम्ल और प्रबल क्षारक मिलने से क्या प्राप्त होता है, प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षारक मिलने से क्या मिलता है, और दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षारक मिलने से क्या मिलता है। इंग्लिश में बात करें तो प्रबल अम्ल को हम लोग बोलेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। इस तरह से हम तीनों के कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेंगे। आई होप ये तीनों पॉइंट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। अब ये जो क्वेश्चन आया है दोस्तों कि क्लोर क्षार प्रक्रिया क्या है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, इस बार भी पूछा जा सकता है, इसलिए आप इसे अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे। अगर इसके परिभाषा की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl के जलीय विलयन से विद्युत प्रवाहित करने पर NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक क्षार है और क्लोरीन बनते हैं। तो इसी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सोडियम क्लोराइड और जल आपस में रिएक्शन करके क्या बना रहे हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन, और साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस भी विमुक्त हो रहा है। तो इसमें मेन फोकस है क्षार और क्लोरीन पर, इसीलिए इसे क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं, जिसमें क्लोरीन और क्षार दोनों उत्पन्न होते हैं, दोनों प्राप्त होते हैं, इसीलिए इसे क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सोडियम क्लोराइड जो कि एक लवण है और यहाँ पे जल आपस में अभिक्रिया करके क्लोरीन अलग से दे देते हैं, और साथ ही साथ एक क्षार भी प्रोवाइड करते हैं यानी कि प्रदान करते हैं, जिसे हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पे कह रहे हैं, और इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? क्लोर क्षार प्रक्रिया। एक बार वापस से इसके डेफिनेशन को देखेंगे कि सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत प्रवाहित करने पर सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि क्षार और क्लोरीन प्राप्त होता है। इसी प्रक्रिया को, इसी परिघटना को, इसी रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं? क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं। आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। इस इक्वेशन को आप याद कर लेंगे हर हालत में। ये जो इक्वेशन आप देख पा रहे हैं, ये जो समीकरण आप देख पा रहे हैं क्लोर क्षार प्रक्रिया का, उसे आप याद कर लेंगे, क्योंकि अगर आपने परिभाषा लिख दी और कोई भी एग्जाम्पल नहीं दिया तो इसका कोई विशेष मीनिंग नहीं मिलता है, आपको ज़्यादा मार्क्स नहीं मिलेंगे, आपको फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपको पूरा मार्क्स मिले तो आप डेफिनेशन यानी कि परिभाषा के साथ साथ उसका एग्जाम्पल भी जरूर दें। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सोडियम क्लोराइड और जल आपस में अभिक्रिया करते हैं, और उसमें से जब विद्युत गुजारा जाता है तो हमें क्या मिलता है? क्लोरीन मिल जाता है, हाइड्रोजन गैस मिलता है, और साथ ही साथ हमें क्या मिलता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक क्षार है। क्षार और क्लोरीन मिला हमें
इसीलिए इसे क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं। आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इसे जरूर प्रिपेयर कर लेंगे। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ से भी आपको शॉर्ट रेंज क्वेश्चंस या फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बहुत सारे देखने को मिलते हैं। विरंजक चूर्ण, जिसे हम लोग कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड भी कहते हैं। कई बार बच्चे नाम से कंफ्यूज हो जाते हैं कि ब्लीचिंग पाउडर क्या है, विरंजक चूर्ण क्या है और कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड क्या है। ये तीनों एक ही नाम है, आप इसे याद कर लेंगे। हिंदी में विरंजक चूर्ण बोलते हैं, इंग्लिश में ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं, और इसका जो केमिकल नेम है हम कह सकते हैं कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। इसके निर्माण की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस प्रवाहित करने पर हमें क्या प्राप्त होता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड प्राप्त होता है, जिसे हम लोग ब्लीचिंग पाउडर भी कहते हैं। यहाँ पे आप रिएक्शन देख सकते हैं कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में से क्लोरीन गैस गुजारने पर हमें क्या प्राप्त हो रहा है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड यानी कि विरंजक चूर्ण, और साथ साथ हमें जल भी देखने को मिलता है। तो ये है वो रिएक्शन जिसकी सहायता से हम लोग विरंजक चूर्ण प्राप्त करते हैं। जब बुझे हुए चूने में से क्लोरीन गैस प्रवाहित की जाती है तो हमें कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड प्राप्त होता है, जिसे हम लोग विरंजक चूर्ण कहते हैं। साथ साथ हमें जल भी देखने को मिलता है। इसका कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल होता है, इसके महत्वपूर्ण उपयोग को देख लेते हैं। पहला प्रयोग है कि सूती और लिनन कपड़ों की विरंजन के लिए इसका इस्तेमाल होता है, यानी कि कपड़ा फैक्ट्री में इसका इस्तेमाल होता है। दूसरा कहाँ इस्तेमाल होता है, पीने वाले जल को जीवाणुओं से मुक्त करने के लिए रोगाणुनाशक के रूप में इसका इस्तेमाल होता है, क्योंकि पीने वाले पानी में कई तरह के कीटाणु हो सकते हैं, उसे मारने के लिए हम लोग विरंजक पाउडर का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल करते हैं। तीसरा उपयोग क्या हो सकता है कि रासायनिक उद्योगों में उपचायक के रूप में भी इसका इस्तेमाल होता है। तो आई होप ये तीनों पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। कई बार एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग लिखें, और आपको ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। कभी कभी आपसे ये पूछ लिया जाएगा कि किस तरह से विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है, तो आप ये चीज़ लिखेंगे और साथ साथ इस रिएक्शन को दर्शाएंगे, तो यहाँ भी आपको 2 से 3 मार्क्स के क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तो आई होप ये पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बेकिंग सोडा, बेक मतलब होता है पकाना। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3। निर्माण इसका कैसे होता है यहाँ पे हम देखेंगे। उससे पहले हम देख लेते हैं कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इसको कहते हैं, और यह एक दुर्बल क्षारक होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब सोडियम क्लोराइड, जल, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया आपस में रिएक्शन करते हैं तो हमें सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी कि बेकिंग सोडा प्राप्त होता है, और साथ ही साथ हमें अमोनियम क्लोराइड भी देखने को मिलता है। ये रहा इसका पूरा रिएक्शन। क्योंकि यहाँ पे आधा ही रिएक्शन आ पाया था, इसलिए मैंने पूरा रिएक्शन यहाँ पे लिख दिया है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि जब सोडियम क्लोराइड, जल, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया आपस में रिएक्शन करते हैं तो हमें क्या देते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी कि बेकिंग सोडा हमें दे देते हैं, और साथ ही साथ अमोनियम क्लोराइड भी देखने को मिलता है। गर्म करने पर क्या होता है, जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हम गर्म करते हैं तो हमें वापस से क्या मिल जाता है, सोडियम कार्बोनेट मिल जाता है, जल मिल जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाता है। और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस आपको देखने को मिल रहा है, यह CO2 गैस ही ब्रेड या केक को फुलाकर स्पंजी बनाने का काम करती है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ पे होता है, बेकिंग पाउडर बनाने में, एंटासिड के रूप में, जैसे कि हमने बताया कि अगर आपके बॉडी में काफ़ी सारा अम्ल उत्पन्न हो रहा है, एसिडिटी हो गई है, तो आप इसे एंटासिड के रूप में ले सकते हैं। अग्निशामक के रूप में भी इसका इस्तेमाल होता है, आगों को बुझाने के लिए भी बेकिंग सोडा का इस्तेमाल किया जाता है। तो आई होप इसका इस्तेमाल भी आपको पता चल गया होगा, किस तरह से इसका निर्माण करना है वो भी पता चल गया होगा, और साथ ही साथ इसका नाम क्या है ये तो आप जान ही गए, और साथ साथ इसका रासायनिक सूत्र भी आपने देख लिया, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3। आप इसे याद कर लेंगे। कई बार आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं इस तरह से कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं धोने वाले सोडे की। यहाँ पे आप देख सकते हैं जिसे धावन सोडा भी कहते हैं, इंग्लिश में वॉशिंग सोडा कहते हैं, और क्रिस्टलन का जल भी हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि धोने वाले सोडे का क्या सूत्र होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं Na2CO3 × 10H2O। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है और अधिकतर स्टूडेंट्स धोने वाला सोडा और बेकिंग सोडा में कन्फ्यूज हो जाते हैं। यहाँ पे आप याद रखेंगे कि Na2CO3 × 10H2O होता है धोने वाले सोडे का सूत्र, और NaHCO3 होता है बेकिंग सोडा का सूत्र। उपयोग कहाँ पे होता है धोने वाले सोडे का, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कांच, साबुन, कागज उद्योग में जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने में भी इसका इस्तेमाल होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछ लिया जाएगा कि जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए किस प्रकार के सोडे का इस्तेमाल होता है, तो वहाँ पे आप लिखेंगे धोने वाले सोडे का इस्तेमाल होता है। यही कारण है कि इसका इस्तेमाल हम लोग धोने के काम में भी लेते हैं, ताकि हमारा जो कपड़ा है, हमारा जो तेलीय मैल है वो आराम से निकल सके और हमारे जो कपड़े हैं वो अच्छे से साफ हो सके। अगर बात करें क्रिस्टलन के जल की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लवण के एक सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणुओं की संख्या को हम लोग क्रिस्टलन का जल कहते हैं।
यहाँ पे आप इसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं कि नीले कॉपर सल्फेट CuSO4 × 5H2O को गर्म करने पर हमें सफ़ेद कॉपर सल्फेट देखने को मिलता है और फिर वापस से जब इसमें जल की बूंदें डाली जाती है तो हमें वापस से नीला रंग मिल जाता है। इसे हम लोग क्या कहते हैं, क्रिस्टलन का जल कहते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार ये 1 या 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा गया है और ये क्वेश्चन तो आपको अक्सर देखने को मिलता है। सावन सोडे का सूत्र, बेकिंग सोडे का सूत्र, ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र, ये सभी तो आप रट लो, प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि लगभग आपको हर साल ये क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसे हम लोग पॉप भी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। अगर आपसे पूछा जाए कि पॉप का फुल फॉर्म क्या होता है तो आप क्या लिखेंगे, प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसका सूत्र क्या होता है, CaSO4 × 12H2O, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट भी इसका पूरा नाम है। अगर बात करें निर्माण की तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जिप्सम, जिसका फॉर्मूला होता है CaSO4 × 2H2O को 373 केल्विन पर गर्म करने पर हमें क्या प्राप्त होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त हो जाता है। इसका रिएक्शन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये रहा हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस और इसको जब हम लोग क्या करते हैं, जल के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो हमें कठोर जिप्सम प्राप्त होता है, जिसका फॉर्मूला क्या है, CaSO4 × 2H2O। और वापस से जब इसे हम लोग गर्म करते हैं, इस जिप्सम को जब गर्म करते हैं 373 केल्विन पर, तो हमें क्या प्राप्त हो जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसका सूत्र होता है CaSO4 × 12H2O। अगर आपको किसी भी तरह का डाउट है तो आप हमें कमेंट में लेके पूछ सकते हैं, उस पर मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा या फिर आपके कमेंट का रिप्लाई कर दूंगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब प्लास्टर ऑफ पेरिस में जल मिलाया जाता है तो यह वापस कठोर जिप्सम बन जाता है। तो क्या होता है, ये वापस से कठोर जिप्सम बन जाता है। CaSO4 × 12H2O ये हमारा हो गया किसका फॉर्मूला, प्लास्टर ऑफ पेरिस का। और जब हम इसमें जल मिलाते हैं तो क्या बन जाता है हमारा, CaSO4 × 2H2O, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जिसे हम कहते हैं जिप्सम। उपयोग इसका कहाँ कहाँ पे है, टूटी हुई हड्डियों को सही जगह स्थित करने में, खिलौने बनाने में और सतह को चिकना करने में। आप देखते होंगे कि घर में पुट्टी वगैरह होता है तो उसमें प्लास्टर ऑफ पेरिस का ही इस्तेमाल होता है, जिसकी सहायता से हम दीवारों को चिकना कर सकते हैं। तो आई होप ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। फिर भी डाउट है तो कमेंट में आप हमसे पूछ सकते हैं। इन दोनों फॉर्मूला को आप प्रैक्टिस कर लेंगे कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है और जिप्सम का सूत्र क्या होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस के सूत्र में आपको 12H2O देखने को मिलता है और जिप्सम के सूत्र में आपको 2H2O देखने को मिलता है। चलिए हमने 2 वीडियोज़ में जो कुछ भी पढ़ा उसका निचोड़ यहाँ पे देख लेते हैं, उसका समरी देख लेते हैं कि अम्ल के बारे में हमने क्या सीखा कि ये H+ आयन प्रोवाइड करते हैं, स्वाद में खट्टे होते हैं, नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं और साथ ही साथ यहाँ पे आपने क्षार के बारे में क्या देखा कि ये OH आयन प्रोड्यूस करते हैं और ये स्वाद में कड़वे होते हैं और ये लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि अम्ल और क्षार में क्या अंतर है तो आप यहाँ से इन दोनों पॉइंट्स को उठाकर लिख सकते हैं। साथ ही साथ हमने pH के बारे में जाना, न्यूट्रलाइजेशन के बारे में जाना, यानी कि उदासीनीकरण के बारे में जाना। फिर हमने pH स्केल को देखा, जिसका जो रेंज होता है, जिसका जो परिसर होता है वो 0 से 14 तक होता है। उसके बाद हमने स्ट्रॉन्ग एसिड के बारे में जाना, स्ट्रॉन्ग बेस के बारे में जाना, एसिड प्लस बेस मिलकर सॉल्ट और वाटर बनाते हैं, इसके बारे में जाना। साथ ही साथ 4-5 इंपॉर्टेंट सॉल्ट्स के बारे में जाना, जैसे कि सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट × 10H2O और प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में भी जाना। चलिए अब हम कुछ क्वेश्चंस को देख लेते हैं इसी चैप्टर से जुड़े हुए। यहाँ पे आप देख सकते हैं इंपॉर्टेंट बोर्ड एग्जाम क्वेश्चंस, जहाँ पे आपको शॉर्ट रेंज क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। पीतल एवं तांबे के बर्तनों में खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखने चाहिए, क्योंकि अम्ल धातु के साथ क्रिया करके विषैले लवण बनाते हैं, जिससे भोजन खराब हो जाता है और ये हमारे शरीर के लिए भी हानिकारक हो सकता है। इसीलिए कभी भी हमें पीतल एवं तांबे के बर्तन में खट्टे पदार्थ नहीं रखने चाहिए, जैसे कि दही, क्योंकि उससे रिएक्शन करके ये विषैले लवण बना लेंगे और अगर हम उसके बाद उस खाद्य पदार्थ को ग्रहण करते हैं, खाते हैं, तो ये हमारे बॉडी के लिए काफ़ी हानिकारक साबित हो सकते हैं। इसीलिए कभी भी हम पीतल एवं तांबे के बर्तन में खट्टे पदार्थ जैसे कि दही या फिर अचार वगैरह नहीं रखते हैं। अगला बात कर लेते हैं कि आश्वित जल, जिसे हम लोग अशुद्ध जल भी कहते हैं, विद्युत का चालन क्यों नहीं करते। इसमें विद्युत का चालन क्यों नहीं होता, जबकि वर्षा के जल में विद्युत का चालन होता है। आंसर हो जाएगा कि आश्वित जल शुद्ध है, कोई आयन इसमें मौजूद नहीं होता है, जबकि वर्षा के जल में गैस घुली होती है जो H+ आयन बनाती है या फिर H+ आयन देती है। तो हम सभी जानते हैं कि विद्युत के चालन के लिए आयनों की जरूरत पड़ती है, लेकिन अशुद्ध जल में कोई भी विद्युत के आयन नहीं होते हैं। ऐसे कंडीशन में विद्युत का चालन नहीं हो पाता है, जबकि वर्षा जल में जब गैसें घुली होती है तो ये आयन प्रोवाइड करती है, आयन प्रदान करती है, जिसकी वजह से विद्युत का चालन हो पाता है। इसीलिए आश्वित जल विद्युत का चालन नहीं करता है, जबकि वर्षा का जल करता है। आई होप ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। अगला आप देख लेते हैं कि प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्र रोधी यानी कि मॉइस्चर प्रूफ बर्तन में क्यों रखते हैं। तो आंसर हो जाएगा नमी के संपर्क में आकर यह
जल सोख लेता है और कठोर जिप्सम में बदल जाता है। जैसा कि हमने कुछ देर पहले पढ़ा कि ये जो हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस है वो पानी के साथ रिएक्शन करके जिप्सम बना देता है जो काफ़ी कठोर हो जाता है। इसीलिए इसे हम लोग किस में रखते हैं, आर्द्ररोधी बर्तन में रखते हैं, मॉइस्चर प्रूफ बर्तन में रखते हैं, ताकि ये जल से अभिक्रिया ना कर पाए, नमी से अभिक्रिया ना कर पाए और जिप्सम ना बनाए, क्योंकि अगर जिप्सम बना लेगा तो वो काफ़ी कठोर हो जाएगा। तो ऐसे कंडीशन में हम इसका इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे जिस पर्पज़ के लिए हमने प्लास्टर ऑफ पेरिस को लिया है। तो आई होप ये सारे पॉइंट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। 2 वीडियोस में मैंने लगभग सभी टॉपिक्स को क्लियर कर दिया है, आम्ल क्षारक और लवण से जुड़ा हुआ। अगर आप क्लास 10th के किसी भी बोर्ड के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए ये दोनों वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, अगर आप हमें अप्रिशिएट करना चाहते हैं तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब करते हुए शेयर करें और किसी ज़रूरतमंद स्टूडेंट को इसे जरूर भेजें ताकि उसके कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएं। मिलते हैं ऐसी और यूजफुल वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच।